जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये यूपी ट्रिपल एस सी पेट स्पेशल सीरीज जो चल रही थी उसका ये 5वां प्रैक्टिस सेट है। फुल लेंथ जो है ये सीरीज़ है, फुल लेंथ मॉक टेस्ट है ये, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप पूरा जो 100 क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करवाऊँगा और ये 5वां वीडियो है, इसका 5वां सेट है ये, ठीक है। इससे पहले 4 ऑलरेडी अपलोडेड हैं, उनको आप ज़रूर देख लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाए हैं। आप इनमें से आपको 100% मतलब ये गारंटी है कि इनमें से प्रश्न आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे, चाहे वो करंट से हो, चाहे वो आपके स्टैटिक पोर्शन से हो। और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, ठीक है, और शेयर कीजिएगा दोस्तों में इसको। बहुत ही शॉर्ट मतलब बहुत लंबा वीडियो नहीं होगा, बहुत ही छोटा ये होगा वीडियो। तो उसमें क्या है कि आप 1.25 के स्पीड में भी देख सकते हैं, तो जल्दी ये ख़त्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है। आप करंट के लिए टेलीग्राम चैनल लिंक पे मैंने अप्रैल से लेकर सितंबर तक के करंट को दिया है, जो लगभग 6 महीने में बहुत महत्वपूर्ण, मतलब वो आपके 100 मतलब % है कि उनमें से आपको प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। वो मैंने PDF शेयर की है अपने टेलीग्राम चैनल पर, अगर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर आपको PDF चाहिए तो, ठीक है। चलिए ये शुरू करते हैं इस प्रश्न को, बहुत जल्दी फटाफट शुरू करते हैं। देखिए, सूर्य मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में है? तो सूर्य मंदिर आपका तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है। कंटक शोधन नामक न्यायालय ये प्रचलन में कहाँ पे, कौन से डायनेस्टी में था ये? तो ये मौर्य साम्राज्य में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे पुराना है? तो ऋग्वेद। आपको पता है कि सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, तो याद रखिएगा आप, ठीक है। सबसे पुराना कौन सा है? ऋग्वेद है। वेद त्रयी किसको बोलते हैं? वेद त्रयी, वेद त्रयी मतलब 3 वेदों का जो एक सम्मिलन होता है उसको वेद त्रयी बोलते हैं। कौन कौन सा है वो? उसमें याद रखिएगा आप, एक यजुर्वेद है, ऋग्वेद है, सामवेद है। ये अथर्ववेद को उसमें नहीं शामिल किया जाता है, तो वो आप उस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता की प्रसिद्ध नर्तकी की मूर्ति। तो हड़प्पा सभ्यता में आप, अगर आप ऐसे भी थोड़ा सा अंदाज़ा लगाइए कि उस समय सोने का इतना कुछ बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं था। पत्थर की मूर्तियाँ बनती थी ज़रूर, लेकिन कांसा जो है, कांसा का इस्तेमाल वहाँ पे, कांस्य युगीन, हड़प्पा संस्कृति को जो है कांस्य युगीन संस्कृति भी कहा जाता है। तो ये जो मूर्ति मिली थी वो आपकी नर्तकी की जो मूर्ति मिली थी वो कहाँ से मिली थी, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा। ये और कांसे की, किस पदार्थ की बनी थी? तो कांसे की बनी थी ये, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। वास्को डी गामा भारत किस वर्ष आया था? तो वो 1498 में आया था, कालीकट, ठीक। 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की थी? तो ये जो वी डी सावरकर हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी, उसमें जो ये विद्रोह हुआ था उसको स्वतंत्रता संग्राम का मतलब पहला जो कहा था ये कि संज्ञा दी थी कि ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। किसने लंदन में विलियम हट कर्जन वाइली की हत्या की थी? तो ये ऊधम सिंह, जो अभी ये मदन लाल ढींगरा, ठीक है, मदन लाल ढींगरा, आप याद रखिएगा, ये मदन लाल ढींगरा है जो कर्जन वाइली की उन्होंने हत्या की थी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस की थी? तो नाइटहुड की जो उपाधि है वो रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस की थी। जलियांवाला बाग नरसंहार कब हुआ, कब था? ये याद रखिएगा, 1919 में, 13 अप्रैल 1919। तो ये डेट भी याद रखिएगा, पूछा जाता है, क्रोनोलॉजी में आता है ये सब, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा कि क्रोनोलॉजी में पूछा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था, किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में हुआ था, ठीक है। गांधी जी और जो उस समय के वायसराय थे लॉर्ड इरविन, उनके टाइम पे हुआ था। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये अगर कोई पूछे कि स्वतंत्र भारत के पहले जो भारतीय गवर्नर जनरल, तो सी राजगोपालाचारी बनाए गए थे, इनके बाद यही बने थे। निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत के साथ नहीं लगती? भारत के साथ किसकी नहीं लगती है? देखिए, नेपाल बगल में ही है, म्यांमार भी बगल में लगता है, बांग्लादेश भी है, ईरान है जो कि बहुत दूर है, ठीक। तो आप आसान एकदम आराम से इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंदा देवी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी जो है आपका उत्तराखंड में पड़ता है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में जो खेतड़ी है वो प्रसिद्ध है तांबे के लिए। 2 घंटे के अंतराल के लिए देशांतर दूरी किसके बराबर है? तो 2 घंटे के अंतराल में क्या है, जगह जैसे 1 घंटे के लिए जो है 15 डिग्री होती है, 15 डिग्री,
तो 2 घंटे के लिए क्या होगा 30 डिग्री। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। 15 डिग्री यानी कि 1 घंटा, और आपका जो 30 डिग्री है यानी कि 2 घंटे का गैप होगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था? जुलाई 2017 में, 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ जी। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पे है? तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था कब हुआ था? तो 1949 में ये इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। वो चीज़ भी ध्यान रखिएगा आप। भारतीय मुद्रा का जो नया प्रतीक चिन्ह है किसने डिज़ाइन किया था? तो ये उदय कुमार, इन्होंने इसको डिज़ाइन किया था। भारत में योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो योजना आयोग का गठन याद रखिएगा आप 1950 में किया गया था, जो कि 2015 तक चला। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग जो है इसको रिप्लेस कर देता है। ये जो योजना आयोग था उसको रिप्लेस कर दिया किसने? नीति आयोग ने। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, तो मुद्रा योजना में कितने लाख तक का मुद्रा ऋण दिया जाता है? तो वो 10 लाख तक का दिया जाता है। भारत में किस राज्य का लोकसभा व राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? यानी उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक है। आप देखिए लोकसभा में कितनी सीटें हैं? लोकसभा में 80 सीटें हैं। और राज्यसभा में कितनी हैं? इसमें राज्यसभा में 31 सीटें हैं। तो ये भी ध्यान रखिएगा। जो बड़े बड़े स्टेट्स हैं उनके ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि जो यूपी पीसीएस या अन्य परीक्षाओं में कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं कि एक तरफ आपको स्टेट का नाम दे दिया जाएगा और एक तरफ आपको उनकी सीट दी जाएगी, चाहे वो लोकसभा की या राज्यसभा की, उसको आपको मैच करना होगा। तो वो भी ध्यान रखिएगा। जो बड़े बड़े राज्य हैं एटलीस्ट उनको जरूर ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति 5 वर्ष तक के अपने पद पर बना रहता है। कब से? तो जब वो अपने पद जिस दिन ग्रहण करते हैं उस दिन से वो अगले 5 वर्षों तक के लिए बने रहते हैं अपने पद पर। भारत में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण व्यादेशित है, यानी कहाँ पे बताया गया है इनका पृथक्करण? तो संविधान की उद्देशिका में नहीं बताया गया है, 7वीं अनुसूची में भी नहीं है, परंपरागत व्यवहार द्वारा भी नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में बताया गया है। इसका अनुच्छेद ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 50। कार्यपालिका और न्यायपालिका का जो अंतर है वो ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं, तो आप देखिए संघ सूची में संघ बनाता है यानी केंद्र बनाएगा, राज्य सूची में राज्य बनाता है, और समवर्ती सूची ऐसी सूची है जिसमें कि दोनों अपने अपने हिसाब से बना सकते हैं। अवशिष्ट सूची जो है वो सिर्फ केंद्र के पास होती है, केंद्र ही उस पर कानून बना सकता है। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो लोकसभा के कम से कम वर्ष में 2 बार, यानी कि 6 महीने से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एक बैठक में, तो इसलिए वर्ष में 2 बार ये बुलाया जाता है कम से कम। वैसे तो अपने यहाँ 2-3 होते हैं, एक आपका बजट सत्र होता है, एक आपका जो वर्षाकालीन मानसून सत्र होता है, और एक होता है जो शीतकालीन सत्र। तो ये 3 सत्र अपने यहाँ होते हैं, ठीक। समतल दर्पण द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण द्वारा वो सीधा बनता है, ठीक है। निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की दृष्टि सही करने के लिए किस प्रकार के लेंस की आवश्यकता होती है? तो अवतल लेंस, ठीक, ध्यान रखिएगा। और दूर दृष्टि के लिए उत्तल लेंस, तो दोनों को याद रखिएगा। दूर के लिए उत्तल और निकट के लिए अवतल लेंस। जो गाड़ी के जो शीशा होता है, रियर व्यू मिरर होता है जो गाड़ियों में, चाहे वो 2 व्हीलर में या 4 व्हीलर में, रियर व्यू मिरर जो होता है वो किस उसका बना होता है? आप कमेंट करके बताइएगा उसमें कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है या अवतल, कॉनक्लेव या कॉन्वेक्स? बताइएगा कौन सा मिरर होता है वो। तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पारा। कि कौन सी विटामिन की कमी से रिकेट्स रोग होता है? रिकेट्स रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी होती है। ये चीज़ आप याद रखिएगा। विटामिन बी से, वैसे इसमें मतलब बी से बेरी बेरी बोल देते हैं, लेकिन वो अलग अलग हैं, B1 B2 B3 ऐसे करके ना, तो उनसे अलग अलग चीज़ें, जो बीमारियां हैं वो अलग अलग विटामिन से अलग अलग होती हैं। विटामिन सी से आपको पता है स्कर्वी। इनके रासायनिक नाम याद रखिएगा। इनका पूरा वीडियो दिया हुआ है मैंने, ताबड़तोड़ वाली जो सीरीज़ है उसमें आप देखिएगा, ये सारे वीडियोस दिए हुए हैं, छोटे छोटे 5 मिनट 7 मिनट 10 मिनट ऐसे करके वीडियोस हैं, और वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हैं, मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव टॉपिक हैं जो उन पे बनाया गया है वो वीडियोस, कहीं भी किसी भी परीक्षा में पूछे जाते हैं। चिकित्सा विज्ञान की वह शाखा जो
गुर्दों से संबंधित है तो ये नेफ्रोलॉजी है। देखिए ये 31 नंबर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आपको जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 49 आएगा इसमें। ठीक, इसमें कितना आंसर आएगा, ये 49 आएगा। ये मैं आपको बता दूं कैसे सॉल्व करना है, ये आप कर लेंगे, इसमें कुछ नहीं है। आप अगर करना चाहेंगे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं इसको सॉल्व। ये अब चूँकि स्क्वायर है तो इसको 2 कर लीजिए इसमें, ठीक है। ये दोनों डबल डबल हो जाएगा, यानी 2 प्लस √3, इधर फिर ये इसके नीचे ये 2 माइनस √3 और फिर इंटू 2 प्लस ये, इसको स्क्वायर में कर लीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा ऐसे, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे पूरा, तो जब सॉल्व करेंगे इसमें तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 49 आएगा, ठीक है। एक नारियल का तेल है, उसका अंकित मूल्य दिया हुआ है, मतलब अंकित मूल्य लागत मूल्य से 15% अधिक है। तो आप उसमें मान लीजिए कि भाई आप उसका तेल, जो नारियल का तेल है उसका जो क्रय मूल्य है यानी जो खरीद मूल्य है वो 100 रुपये है। तो बोल रहा है कि लागत मूल्य, उसका अंकित मूल्य उस पर कितना होगा, 15 रुपये ज़्यादा बता रहा है, तो यानी कि 115 रुपये हो जाएगा। अब आप पूछ रहा है इसमें कि कितना परसेंट मतलब कम बेचा जाए कि वो उस पर ना लाभ हो ना हानि, तो कमी पूछ रहा है, यानी कि कितना परसेंट कमी होगी। तो उस पर आप जो आपका जो लागत मूल्य है वो हो जाएगा 115 माइनस 100 डिवाइडेड बाई 115। तो जब आप करेंगे इंटू 100, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 13 सही 1/23, ठीक है, ये वाला 13 सही 1/23। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये सब बहुत क्वेश्चन इजी हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई मतलब डाउट नहीं है, आप कर जाएंगे इसको, ठीक। 33 नंबर देखिए, 33 नंबर में क्या क्या कह रहा है कि मान लीजिए ये संख्या दिया है, किसी संख्या का 5/12 3/4 है, तो संख्या कौन सी है वो। तो संख्या अगर मान लीजिए आप x मान लेते हैं तो x का 5/12 हो गया और ये कितना हो रहा है 3/4, ठीक है। अब आप इसको पूरा अगर जब सॉल्व करेंगे तो x का मान, x की वैल्यू आ जाएगी इसमें 9/5, यानी कि 1 से ही 4/5 ऐसे करके आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा आपका। कौन सा वाला आ जाएगा आंसर, ए, ठीक है। 34 में देखिए a दिया हुआ है, ये भी मतलब कैसे दिया हुआ है, ये इधर है, इसका मान दिया हुआ है x माइनस 1/x इजक्वल टू 2√2 और इसका मान पूछ रहा है। तो आप दोनों इसमें जो है दोनों पक्षों का घन कर दीजिए, ठीक है। तो जब दोनों पक्षों का घन करेंगे ना, इसको जब सॉल्व करेंगे दोनों पक्षों का घन कर दीजिए तो आ जाएगा, तो आपका जो आएगा आंसर आएगा वो आएगा 22/√2, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यदि एक 12 वर्ष के लड़के को एक नए लड़के से बदल देते हैं, यानी एक लड़का है 12 वर्ष का है लेकिन उसको एक नया लड़का है जिसकी उम्र 18 वर्ष है उसको बदल देते हैं, तो औसत आयु बढ़ जाती है, 1.5 वर्ष हो जाती है। तो पूछ रहा है कि एक जो नया लड़का आया है वो नए लड़के की आयु क्या है, बदलते हैं तो 18 लड़कों की जो औसत आयु है वो, ये आपका 18 वर्ष उसकी आयु नहीं है, वो मतलब 18 लड़के हैं और उसमें ये जो उसकी औसत आयु है इतनी वर्ष बढ़ जाती है। तो मान लीजिए उसमें कि x, उसकी जो आयु है वो x हो जाएगी, यानी कि जब 18 वर्ष के x मान लीजिए उसकी लड़के की आयु, जो नया आया है लड़का। तो पूछा है इसमें कि आप अब जो चीज़ दी गई है उसको देख लीजिए, जैसे 18 लड़कों की औसत आयु दी गई है तो यानी कि 1.5 इंटू 18 कर दीजिए या 18 इंटू 1.5 कर दीजिए, तो ये कितना आ जाएगा आपका, इसमें 27 वर्ष हो जाएगा ये, ठीक है, ये वाला। और बोल रहा है कि नया जो लड़का हुआ है ऐड करके उसमें उसकी आयु कितनी हो जाएगी, उसमें आयु कितनी बढ़ जाएगी, लड़कों की 18 लड़कों की आयु बढ़ जाएगी ना, ये मतलब 1.5 बढ़ रही है, यानी कि x इक्वल टू 27 + 12, जो 12 वर्ष वाला लड़का है उसको आप उसमें ऐड कर दीजिए, जो ये 27 वाला आया है इसमें ऐड कर दीजिए आप 12, तो ये जो आंसर आएगा वो आएगा 39 ईयर्स आएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष शब्द का विलोम क्या होगा, प्रत्यक्ष का जो होता है विलोम वो होता है परोक्ष, ठीक है। परोक्ष और अपरोक्ष दो ये मतलब समानार्थी हो गए, तो ये प्रत्यक्ष का परोक्ष हो गया, परोक्ष मतलब होता है अपरोक्ष, यानी कि अप्रत्यक्ष रूप से, एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं। आगे सोचने वाला जो होता है अग्रसोची होता है, इसमें क्या दिया गया है आपका आगे सोचने वाले के लिए, इसमें देखिए, ये देखिए आगे सोचने वाला, ये चीज़ पूछा है, गलत, कौन सा गलत है, दावा नल सही है, जंगल की आग, समुद्र की आग जो है वो बड़वा नल है,
जठराग्नि क्या है? पेट की आग, सही है। ये वाला गलत है, यानी कि इसका आंसर आपका यही होगा, अग्रगामी नहीं होगा, अग्रसूची होता है। ठीक, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ठीक है। कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल शब्द का, तो इसमें देखिए सभी चीज़ आपके ये कंदर्प अलग हो गया, अनंग भी अलग हो गया। अनंग ये किसका है? ये सब ये कामदेव का है। ठीक, और ये इंदिवर है सिर्फ जो है आपका कमल का पर्यायवाची, इंदिवर। वैदेही वनवास ये किसकी रचना है? बहुत फेमस रचना है ये, उपाध्याय जी की, हरिओद की है ये, तो याद रखिएगा इस चीज़ को। नाक का बाल होना, ये मुहावरे का अर्थ है। तो नाक का बाल मतलब बहुत अधिक प्रिय होना। ठीक है, बोलते हैं ये इनके नाक के बाल हैं, यानी कि बहुत प्रिय चीज़। ठीक है, अब ये देखिए पैराग्राफ है, इसको आप वीडियो को पॉज करके पढ़िए और मैं इसका आंसर बताता जाऊँगा, आप उसको अपने हिसाब से फिर सही या गलत आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बताते हैं आपको। यहाँ तो देख लिया, पढ़ लिया आपने, आगे आगे पढ़ते हैं। इधर ये भी पढ़ लीजिए, यहाँ से थोड़ा छोटा कर देते हैं, एक बार में आ जाएगा। ठीक, चलिए। तो इसमें पूछा है कि व्हाट आर ड्रीम्स। ठीक है, ड्रीम्स, तो 41 का सी हो जाएगा, बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। 42 में ए हो जाएगा आपका, ए एक्सप्लेनिंग द ड्रीमिंग प्रोसेस। 43 में अकॉर्डिंग द ऑथर जो पूछ रहा है इसमें, रिमेंबर आर नॉट इम्पॉर्टेंट, तो 43 का बी हो जाएगा। ठीक है, लेट्स द ड्रीम दैट वी रिमेंबर दैट आर मेक आवर लाइफ इंटरेस्टिंग। तो ये याद रखिएगा इसको, मतलब याद क्या, आप जब पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से इसको कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 44 एगोनी। एगोनी का क्या होता है? एगोनी का जो सिनोनिम पूछा है इसमें ना, सिनोनिम मतलब पर्यायवाची, तो इसमें पेन होगा। ठीक है, एगोनी का भी मतलब होता है दर्द या दुख देना, जो भी है, तो पेन मतलब भी वही है। ठीक है, ब्रैट। ब्रैट मतलब होता है बिगड़ैल। ठीक है, बिगड़ैल, तो ये इसका जो एंटोनिम्स होगा वो क्या होगा? स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक है, क्या होगा? ये स्पॉइल्ड चाइल्ड। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बिस्तर का गद्दा, यानी बिस्तर पर गद्दा डाला जाता है, तो कुर्सी पे क्या डाला जाता है? कुशन वगैरह रखते हैं ना, देखा होगा आपने। ये देखिए विशिष्ट जो इसमें कूट भाषा में इसमें दिया गया है आपका ये वाला, इनहेल को लिखा है इन्होंने REEDIH। ठीक, तो अगर आप इसको देखेंगे किस हिसाब से क्या पैटर्न चला है, तो आई के बाद क्या आया है? आई के बाद आया है इधर R, यानी कि +4 ऐसे करके चलेगा। ये ऐसे चलना, देखना आप बताता हूँ मैं। इनहेल INHALE, इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं, कैसे चल रहा है, क्या पैटर्न है, कहाँ से मिलाना है, क्योंकि कई बार सेम पैटर्न नहीं चलता है, अलग अलग हो जाता है। जैसे अब आप इसको ऐसे मिलाना पड़ेगा, इसको इस वाले से और इसको इससे, यानी कि ये जब मिलाएंगे तो एक में +4 आएगा और एक में इसमें -4 आएगा। इसी तरीके से करते जाएंगे तो नीचे वाला भी जो है आपका उसी हिसाब से आएगा। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? MILCCP। ठीक है, क्रॉस में करिएगा उसको। ये पूछा है, एक लड़की की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए राघव ने कहा। एक तस्वीर है लड़की की, उस तस्वीर की तरफ इशारा करके कह रहा है राघव कह रहा है वह मेरे पिता की, यानी कि जो तस्वीर में लड़की है वह मेरे पिता की माँ की बेटी के, यानी उनकी जो पिता हैं उनके माँ, यानी कि उनकी दादी हो गई, उनकी बेटी यानी उनकी जो बेटी है, जो उनकी बेटी का इकलौता भाई, यानी जो उनकी बेटी है बुआ जी, उनके इकलौते भाई हुए राघव के पिताजी, उनके इकलौते भाई की बेटी है, यानी कि सीधे सीधे दिख रहा है कि ये राघव और लड़की जो है वो बहन है। ठीक है, तो अब पूछ रहा है इसमें राघव के पिता का उस लड़की की माँ से क्या संबंध है? तो भाई माँ उनके पति तो होंगे वो, क्योंकि वो उनके पिता हुए तो उनके माँ क्या होंगे? उनके पति होंगे वो माँ के। तो आगे देखिए, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट कहाँ से है? यहाँ, हाँ देखिए, 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था, तो 31 दिसंबर 2013 को सप्ताह का कौन सा दिन पड़ेगा? सीधे सीधे ऐसे में क्या करना आप, 1 जनवरी 2013 से 31 दिसंबर 2013 तक, यानी कितने दिन हो गए आपको? अगर एक साल पूरा हो गया तो 365 दिन तो होते हैं, अगर ये लीप ईयर नहीं है तो 365 दिन ही होंगे। लेकिन आपको 31 दिसंबर का पूछा है, तो 31 दिसंबर को एक दिन वो माइनस कर दीजिए, एक दिन, यानी कि उसमें 364 दिन ही होंगे।
इसको आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 7 5 जा 35, यहाँ पे 1 4 और ये 7 दूनी 14, यानी कि ये 52 वीक्स हो गया। 52 वीक्स का मतलब ये हो गया कि अगर कोई भी नंबर या नंबर ऑफ डेज कोई भी आ रहा है उसमें, तो अगर वो सेम मतलब नंबर 7 से वो पूरा डिवाइड हो जा रहा है, कोई रिमाइंडर वगैरह कुछ भी नहीं बच रहा है, तो वही दिन पड़ेगा जो उस दिन पूछा गया। जैसे 1 जनवरी को मंगलवार था तो 31 दिसंबर को भी मंगलवार ही पड़ेगा, क्योंकि पूरा का पूरा वीक हो जा रहा है। अभी यहाँ पे अगर कोई एक रिमाइंडर बच जाता या 2 रिमाइंडर बच जाता, 3 रिमाइंडर बच जाता, तो उसी में आप प्लस करते जाते हैं। ठीक है, एक बचता तो एक दिन प्लस कर देते, यानी कि मंगलवार के बजाय फिर वो बुधवार हो जाता। इस तरीके से बहुत आसान है इस तरीके का प्रश्न। 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से किसी न किसी तरह एक समान है और एक असमान है। यानी देखिए ये क्या है, खसरा, रेबीज़, पोलियो, ये सब क्या है, ये सब वायरल बीमारी हैं। जबकि स्किज़ोफ्रेनिया ये क्या है, ये कुछ अलग टाइप की बीमारी है, यानी ये इनसे अलग है। तो असमान क्या हुआ, डी। जून 2022 में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को, याद रखिएगा। ठीक है, मैंने किसी वीडियो में शायद 20 जून बता दिया था क्या, अगर ऐसा है तो प्लीज़ आप उसको कमेंट कर लीजिएगा। 21 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। ये कहाँ पे मनाया गया, ये सामूहिक रूप से जो योगाभ्यास किया गया था, कहाँ किया गया था, मैसूर में। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 8वां था, ये भी ध्यान रखिएगा। जापान और रूस के मध्य किस द्वीप को लेकर विवाद रहता है, तो कुरिल द्वीप को। ठीक, ये हमेशा विवादित रहता है। मई 2022 में नाटो साइबर डिफेंस ग्रुप में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन सा है, तो वो दक्षिण अफ्रीका है। भारतीय नौसेना के लिए प्रोजेक्ट 75 में 6 पनडुब्बियाँ निर्मित हुई थी। उसमें क्या है, आपको ये सारी हैं तो सारी, ये लास्ट में कौन सी थी, तो ये वाली थी जो हाल ही फिलहाल में इंट्रोड्यूस हुई है उसमें नौसेना में, तो वो INS वागसीर है। मई 2022 में पोप फ्रांसिस ने वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसिलिका में आयोजित समारोह में किस भारतीय को मरणोपरांत संत घोषित किया है, तो ये देव सहायम पिल्लई हैं, जिनको वहाँ पे संत घोषित किया गया है। महत्वपूर्ण है, आप उसको ध्यान में रखिएगा, पूछा जा सकता है। मई 2022 में किसने भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में शपथ ली, तो ये राजीव कुमार है। ये चीज़ भी याद रखिएगा आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 57 में क्या है कि मार्च 2022 में भारतीय नौसेना ने के किस जहाज़ को प्रेसिडेंट कलर दिया गया, तो ये INS वल्सुरा है। देखिए जो मैंने PDF दिया है वो PDF आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण उसमें प्रश्न दिए हैं, उसको छोड़िएगा नहीं। आप ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल और उसमें जाइएगा आप, उसमें आपको जो PDF वगैरह लिंक वगैरह दिए हुए हैं उसमें सब आपको उसमें मिल जाएगा वो। जुलाई 2022 में, ठीक, तो नेक्स्ट देखते हैं। जुलाई 2022 में राज्य प्राइमरी एजुकेशन में नई जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है NEP 2020 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है, तो उत्तराखंड। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। मई 2022 में राज्य में किस देश में अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया, तो उत्तर प्रदेश में रामपुर में पहला जो अमृत सरोवर बना है। आपको पता है कि ये सभी राज्यों में बनेगा और प्रत्येक ज़िले में बनेगा ये। ठीक है, प्रत्येक ज़िले में 75 लगभग 70 या 75 जो है बनेंगे ये। ठीक है, तो ये भी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था उसमें ये एक पॉइंट ये भी था, अमृत सरोवर का निर्माण। ठीक है, मतलब ये भी उसी के उपलक्ष्य में ये किया जा रहा है काम। तो बहुत सारे बन चुके हैं, बहुत सारे बनाए जा रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। पहला जो बना था वो रामपुर में उद्घाटन हुआ था उसका, यूपी में। हाल ही में किसे CBSE का नया अध्यक्ष बनाया गया, तो ये निधि छब्बर हैं, इनका नाम याद रखिएगा आप, निधि छब्बर। ठीक है, किस भारतीय राज्य में गमोचा एक सांस्कृतिक प्रतीक है, तो ये असम है, असम में गमोचा। कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है, देखिए उत्तर प्रदेश करता है, राजस्थान भी करता है, हिमाचल प्रदेश भी करता है, बट मध्य प्रदेश नहीं करता है। ध्यान दीजिएगा आप, मैप वगैरह देखिएगा, देखते रहिएगा मैप वगैरह। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, आप ये मुख्यालय ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या है ना, आपको प्रश्न जो है वो पूछा जाता है और उससे एकदम ऐसा प्रश्न रहेगा कि लगेगा आपने सही कर दिया, लेकिन वो गलत हो जाता है। तो यूनेस्को का जैसे मुख्यालय आप पेरिस में, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैंने सारा ये वीडियो बना रखे हैं, सारे वीडियोस जो ताबड़तोड़ वाली सीरीज़ है
29 या 30 वीडियो हैं उसमें। वो सारे वीडियो अगर आप देख लेंगे ना, तो मैं निश्चित तौर पे कह सकता हूँ कि आपको 8 से 10 प्रश्न कम से कम मिलेंगे मिनिमम। मैक्सिमम कितने मिलेंगे वो मैं नहीं बता सकता, लेकिन कम से कम 8 से 10 प्रश्न उसमें से आपको मिल जाएंगे कम से कम। और बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं हैं, आप उसको देखना चाहेंगे तो बहुत आसानी से देख सकते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किस विषय पर नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता? तो देखिए, रसायन में दिया जाता है, चिकित्सा में भी दिया जाता है, अर्थशास्त्र में भी दिया जाता है। अभी दिए गए हैं जो, देखिए अभी लिटरेचर में, ये केमिकल उसमें केमिस्ट्री में दिया गया, आपका इसमें दिया गया लिटरेचर वगैरह में शांति के लिए दिया गया नोबेल पीस प्राइज़। तो ये सारी चीज़ें दिए गए हैं। ये मैथ्स में नहीं दिया जाता, गणित में। भूटान का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? तो काला कौवा जो है भूटान का राष्ट्रीय पक्षी है। सोमनाथ मंदिर किस राज्य के तट पर स्थित है? तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो समझ जाएंगे आप, गुजरात में है। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस कब मनाया जाता है? तो 15 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस। डेज भी याद रखिएगा, महत्वपूर्ण डेज मैंने करवाए हुए हैं। पुस्तक सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन आवर टाइम्स, तो ये किसकी बुक है? ये सलमान खुर्शीद की है, तो उस चीज़ को भी याद रखिएगा। हीरो इंडियन सुपर लीग जो 21-22 के 8वें संस्करण का खिताब किसने जीता था? तो ये हैदराबाद FC ने जीता है इसको, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 31वां सरस्वती सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। मैं तो यहाँ हूँ, इनकी जो एक रचना है उसके लिए इनको दिया गया है, प्रोफेसर रामदरस मिश्र। ठीक है, अब फिर देखिए इसमें दो जो है आपके 71 से 75 और 76 से 80 ये आपके पैराग्राफ ही हैं हिंदी वाले, पढ़ लीजिए आप इसको। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा। ठीक, चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, आप वीडियो पॉज करके आप पढ़ लीजिएगा इसको, मैं आपको इसके आंसर बताता जाता हूँ। ठीक है, क्षितिज किसे कहते हैं? तो आपका जो क्षितिज होता है, जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई पड़ते हैं, उसको क्षितिज कहते हैं। बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा जो है किसको दी है? तो जीवन की उपमा की है खुली किताब से। हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं यदि किसी को जो है उसके जीने का जो अधिकार है वो अगर छीन लेते हैं, तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। प्रकृति और आसमान, खुला आसमान क्या बताते हैं? तो ये क्या इंडिकेट करते हैं कि आप को सभी को जो है वो जीने का हक है। आसमान हमें दिलाता है, आसमान हमें क्या दिलाता है? भय से छुटकारा का आश्वासन देता है वो। ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ लीजिए आप, यहाँ से वीडियो को पॉज कीजिए और पढ़िए इसको, पढ़ के फिर उत्तर दीजिएगा। आप कमेंट करके बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हुए। देखिए, अगर आपके 70-75 क्वेश्चन से ऊपर सही हो रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपकी तैयारी बहुत अच्छी है। ठीक है, आप कोशिश करेंगे तो आपके कम से कम 75 प्लस नंबर तो आराम से आ जाएंगे। आसमान में मुक्का मारने से क्या आशय है? तो आसमान में मुक्का मारने का मतलब होता है कि आप निरर्थक प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, निरर्थक कार्य कर रहे हैं। बुद्धिमानी नहीं है, तो किसमें बुद्धिमानी नहीं है? आसमान में मुक्का मारने में बुद्धिमानी नहीं है। क्यों निरर्थक प्रयास किया जाए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। साहित्य, कला, नृत्य आदि व्यर्थ हैं यदि उनमें क्या ना हो? मनुष्य का हित ना हो सके उससे, तो वो व्यर्थ है। अन्न, वस्त्र आदि की समस्याएं हल हो सकती हैं, किससे हल हो सकती हैं? सामाजिक सुधार से। मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा तय कामों में नहीं है, क्या नहीं है? तो अन्न वस्त्र की पूर्ति, इसमें जो दिया गया है उसके हिसाब से। ठीक है, अब देखिए ये वाले जो प्रश्न हैं इनको आप करते जाइए, इनको आप कर लीजिएगा। मैं आंसर बता दे रहा हूँ, क्योंकि ये अगर मैं बताऊँगा तो ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो इसलिए आप इसको देखिएगा। 81 का देखिए, 81 का जो आंसर होगा वो होगा ए। ठीक है, 125। 82 का डी, 278। कितने वर्षों के दौरान बिक्री 320,000 से अधिक थी? आप उसको हल करेंगे तो पता चलेगा कि 3 वर्ष ऐसे हैं जिनमें ये बिक्री से अधिक थी। दूसरे सबसे अधिक बिक्री वाले वर्ष तथा इसे बिक्री वाले जो वर्षों के मध्य अंतर बताया है, इसमें पूछा गया है, तो आप इसमें देखेंगे 260। ठीक है, 85 में देखिए आंसर होगा आपका ये बी, 5% की कमी दर्ज की गई है। ठीक, तो 90 से ये 86 से 90 के बीच में भी देख लीजिए आप, ये चीज़ें आपको बहुत आसानी से, ये जो ग्राफ वाला है पोर्शन और ग्राफ के अलावा जो ये आता है, दोनों चीज़ें बहुत आसान होती हैं। इसको आप करेंगे तो बहुत आसानी से मिल जाएगा। जो भी आप जो बोलता जा रहा है वैसे अगर करते जाएंगे तो आराम से आपके प्रश्न सॉल्व हो जाएंगे। ठीक।
ठीक है, देखिए 86 का जो आंसर होगा, करेक्ट आंसर होगा बी, 6:5। 87 में आपका डी होगा 6.3%। 88 में आपका जो 88 क्वेश्चन है उसमें होगा ए, यानी 22.5%। 89 में आपका सी होगा तो 288.3, और 90 में आपका होगा ए, 152:131। 90 से 95 के बीच में देख लीजिए, ये दिया गया है। इसमें प्रश्न को जरूर पढ़िएगा एक बार, तो उससे समझ में आ जाएगा कि क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है। इसमें दिया गया है 5 वर्ष में किसी विद्यालय के 3 भिन्न भिन्न संकायों में नामांकित लड़कों और लड़कियों की संख्या। तो अब उसके हिसाब से प्रश्न पूछा है, जो प्रश्न पूछा गया है उसके हिसाब से आप उत्तर दीजिए, इसमें वैसे वैसे बताते जाइए उसको, तो उसमें आपको मिल जाएगा ये आंसर। 91 का इसमें ए हो जाएगा। 92 का इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा डी, 5%। 93 में आपका जो आंसर आएगा वो होगा सी, यानी कि 8। 94 में आपका बी, यानी कि 58:57। 95 में आपका जो आंसर आएगा होगा सी, 2-4। अब ये देखिए, इसमें भी वही चीज़ बोला है, 2010 से 13 के बीच में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, और XYZ ये डिवीज़न है, इसके आधार पर प्रश्न पूछे गए हैं। देखिए, तो 96 का जो आंसर होगा सी होगा, 90Z। 97 में आपका 97 में ए, 98 में ए, 15:11। 99 में आपका होगा सी, 99 में सी। 100 में जो है, 100 में आपका आंसर आएगा बी, ठीक है। तो ये आपके 100 प्रश्न, ये 100 प्रश्न जो है इसमें सॉल्व करवा दिए हैं। कहीं भी कुछ डाउट होता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और बाकी आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।